अध्याय 189 आक्रमण। राघव ने सोचा होगा कि उसने चीज़ों को गलत सुना या गलत देखा होगा, लेकिन अभी ट्रेन की खिड़की के बाहर मानसिक शक्ति के माध्यम से तैरता हुआ किनकी के अलावा और कौन हो सकता है। उसके बगल में पूनम की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, जैसे उसे भी लगा कि वह चीज़ें देख रही है। उसका दिमाग पल भर के लिए खाली हो गया। छोटी बच्ची, यह मैं हूँ। क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे पीछे कैसे छोड़ गए? राघव का चेहरा अविश्वास से भरा था। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे जम गई। अगर किनकी बाहर थी, तो ट्रेन में उसके साथ कौन वापस आया? राघव की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अचानक मुड़ा और कैरेज नंबर 1 की ओर दौड़ पड़ा, सीधे ईरी क्यूब की ओर जा रहा था। बीप! गैर यांत्रिक बल का पता चला। परावर्तक स्कैन शुरू कर रहा है। चेतावनी! ट्रेन पर अंधेरी ताकतों द्वारा आक्रमण किया गया है। पल भर में उसके पैरों के तलवों से सीधे उसके सिर के पिछले हिस्से तक एक ठंडक दौड़ गई। गूंज! ईरी क्यूब की शक्ति भड़क उठी और आगे के कैरेज से एक भयानक धीमी गुर्राहट निकली, जैसे किसी दानव की खोखली दहाड़। बैंग बैंग बैंग! तुरंत बाद 3 गोलियों की तेज आवाज आई। अच्छा नहीं, ये कैरेज नंबर 3 से आया था। राघव की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा, जबकि साथ ही किनकी को अंदर आने देने के लिए कॉकपिट का दरवाज़ा खोला। ट्रेन में किनकी नकली थी। उसकी पहली चिंता अब रजिता और निर्देशक रिया थीं। गोलीबारी ने तुरंत आसपास के सभी कैरेजों में सभी को सतर्क कर दिया। जैसे ही राघव तेजी से आगे बढ़ा, कैरेज नंबर 1 का बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। रजिता बाहर निकली, उसका छोटा चेहरा डर से पीला पड़ गया। भाई राघव, क्या हो रहा है? छोटी बच्ची को देखकर राघव ने आधे राहत की सांस ली। उसके पास समझाने का समय नहीं था और वह कैरेज नंबर 3 की ओर भागा। पीछे मुड़कर सोचते हुए किनकी पूरे रास्ते भयानक रूप से शांत रही थी, बिना एक शब्द कहे बस मोटरसाइकिल के पीछे बैठी रही। यह अजीब था, लेकिन कुछ मेल नहीं खा रहा था। क्या बहरूपियों को घुल मिल जाने के लिए इंसानी खाल नहीं पहननी चाहिए? अगर किसी ने किनकी का रूप ले लिया था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि किनकी पहले ही मर चुकी थी? राघव के दिमाग में अराजक विचार कौंध उठे, लेकिन उन पर ध्यान देने का समय नहीं था। जैसे ही वह कैरेज नंबर 3 पर पहुंचा, उसने जमीन पर शोध उपकरण बिखरे हुए देखे। एक पीला छोटा मांस हड्डी प्राणी फर्श पर तेजी से रेंग रहा था। कोने में निर्देशक रिया के पास एक हैंडगन थी। हालांकि वह शांत लग रही थी, उसके कांपते हाथों ने उसके डर को धोखा दिया। यह एक मिमिक परजीवी है, निर्देशक रिया बोली। इसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये हेल्स ब्लैक क्राइसेंथम में अधिक रुचि रखता लग रहा था। धड़ धड़ धड़! दूसरी तरफ से प्रोजेश और राज दौड़ते हुए अंदर आए। जमीन पर रेंगते अनगिनत सफ़ेद परजीवियों को देखकर राघव ने तुरंत प्रोजेश पर चिल्लाया, फायर ब्रो, उन सबको जला दो। ठीक है। प्रोजेश तेजी से चला, एक तेज नज़र के साथ आगे बढ़ा। उसने अपने हमले का नाम पुकारे बिना ही अपना हाथ उठाया। फूश! ज्वलंत लपटों ने मांस हड्डी प्राणी और झुंड वाले परजीवियों को एंगल्फ कर लिया। राघव ने जल्दी से निर्देशक रिया को पीछे खींचा, लपटों को रोकने के लिए एक बर्फ की ढाल खड़ी की। आपदा वनस्पति! लेकिन दहाड़ती आग के बीच रिया की मुख्य चिंता अभी भी ब्लड स्कोर्च फ्लोरा थी। भूल जाओ, राघव ने उसे पीछे धकेला। उसी क्षण मानसिक ऊर्जा की एक अदृश्य लहर आगे बढ़ी, बढ़ती लपटों को दबा दिया और मांस हड्डी प्राणी के चारों ओर आग को पूरी तरह से नियंत्रित किया, जिससे पूरे ट्रेन कैरेज को जलने से रोका गया। कैरेज नंबर 3 के दरवाजे पर खड़ी किनकी का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने अपना हाथ बाहर रखा था, लपटों को रोके हुए। उनके संयुक्त प्रयासों से परजीवी राख में बदल गए। मांस हड्डी प्राणी ने हताश होकर संघर्ष किया, अपनी बाहें उठाईं और एक ठंडी चीख निकाली। आवाज कर्कश थी, लगभग एक छोटी लड़की की फटी हुई आवाज जैसी। एक गंदी बदबू हवा में भर गई। कुछ ही पलों में मांस हड्डी प्राणी ने हिलना बंद कर दिया, काले अवशेषों के ढेर में झुलस गया। कैरेज नंबर 3 में गर्मी दमघोंटू थी। सभी प्रमुख कर्मी जमा हो गए थे। उनके चेहरे गंभीर थे क्योंकि वे झुलसी हुई लाश को घूर रहे थे। क्या हो रहा है? वह बिल्कुल किनकी जैसी लग रही थी। रजिता की आंखें डर से चौड़ी थीं क्योंकि उसने झुलसे हुए शरीर की ओर इशारा किया, फिर असली किनकी की ओर मुड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? किनकी ने रजिता के माथे पर झटका दिया। तुम्हारी बहन यही है। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? मैंने तुम्हें बेकार में बिगाड़ा है। उसे दोष मत दो, रिया ने कहा। जब वह पहली बार अंदर आई तो मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये कैसे संभव है? सुमी जली हुई लाश के बगल में नीचे बैठी, भौहें चढ़ाते हुए। क्या बहरूपियों को इंसानी खाल नहीं पहननी चाहिए? उसके शब्दों पर सभी किनकी को देखने के लिए मुड़ गए।
राघव भी उसकी ओर मुड़ा। क्या हुआ? रासायनिक संयंत्र में? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? किनकी भ्रमित दिखी और चिल्ला उठी, मैं यही कहने वाली थी। जब मैं स्काईलाइट के माध्यम से बाहर उड़ी तो मैंने तुम्हें वापस अंदर भागते देखा। मैंने सोचा कि तुम्हारे सिर में कुछ लगा होगा या कुछ और तुम्हें बचाने के लिए दौड़ी। मैं लगभग उस राक्षस के टेंटिकल्स में फंस गई, लेकिन संयंत्र में युगों तक खोजने के बाद मुझे तुम कभी नहीं मिले। और जब मैं आखिरकार बाहर आई तुम्हारी ट्रेन चली गई थी। मैंने सोचा। उसने राघव को घूरा, लेकिन एहसास होने पर अपनी निराशा को जल्दी से निगल लिया। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। मैं कभी वापस नहीं गया। बाहर निकलने के बाद सुमी और अन्य लोगों ने मुझे खींच लिया। मैंने तुम्हें बाहर देखा और सोचा कि तुम ठीक हो। जैसे ही तुम ट्रेन पर चढ़ी मैं तुरंत चला गया। वह रुका, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अब मुझे समझ में आया, यह उन 2 बोन वर्म्स की वजह से हुआ होगा। बोन वर्म्स? राघव ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ईरी क्यूब को सक्रिय किया और ट्रेन को फिर से स्कैन किया। बीप! गैर यांत्रिक बल का पता चला। परावर्तक स्कैन शुरू कर रहा है। स्कैन पूरा हुआ। बोर्ड पर कोई खतरा नहीं पाया गया। अंधेरी ताकतों के आक्रमण को निष्प्रभावी कर दिया गया। फू! राघव ने आखिरकार एक सांस ली। ऐसा लगा कि खतरा टल गया है। अन्य लोग उलझन में दिखे, उनमें से किसी को नहीं पता था कि ईरी क्यूब वास्तव में क्या करता है। राघव ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। वह किनकी की ओर मुड़ा। तुमने एक नकली मुझे देखा और मैंने एक नकली तुम्हें देखा। अगर यह सिर्फ हम दोनों थे तो इसका मतलब है कि 2 बहुरूपीय इंसानी खाल की जरूरत के बिना दिखाई दिए। एकमात्र स्पष्टीकरण वे 2 बोन वर्म्स हैं। किनकी का चेहरा सिकुड़ गया। तो हम उन चीज़ों को बोर्ड पर ले आए और वे बिना खाल के लोगों की नकल कर सकते हैं, शायद सिर्फ अस्थायी रूप से, रिया ने सुझाव दिया। जब मैंने उसे गोली मारी तो मैंने देखा कि उसका बाहरी ऊतक घुल रहा था। यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। राघव चुप हो गया। यह एक उचित धारणा थी, लेकिन उसका एक अलग सिद्धांत था। जिस क्षण उसने ईरी क्यूब को सक्रिय किया, मांसहड्डी प्राणी ने वह भयानक चीख निकाली। उसकी निगाह हेल्स ब्लैक क्राइसेंथम की ओर चली गई। उसकी लाल चमक रहस्यमय तरीके से तेज हो गई थी। ठीक है, तुमने कहा था कि इसने पहले तुम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर हेल्स ब्लैक क्राइसेंथम की ओर मुड़ गया। हाँ, रिया ने सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं हो सकता कि उसका प्राथमिक लक्ष्य आपदा वनस्पति था, लेकिन उस पल में इसने निश्चित रूप से इसे प्राथमिकता दी। तो हम भाग्यशाली रहे, प्रोजेश ने टिप्पणी की। कम से कम इसने कोई हताहत या बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। राघव की आंखें जमीन पर झुलसे हुए अवशेषों पर घूम गईं। लालटेन फूल, बहरूपियों की घुसपैठ, किसी ने उन्हें लगभग एक घातक जाल में फंसा दिया था। पीछे के कैरेज से अचानक एक चीख। नीतू की आवाज़ कम्युनिकेटर पर आई। कैप्टन राघव, हमारे बाहर शत्रु हैं। राघव का दिल कस गया। उसने तुरंत ट्रेन के ब्लैकआउट पैनल खोले। उसी पल में सभी के चेहरे पीले पड़ गए। बाहर, जो एक खाली, अंधेरा मालगाड़ी स्टेशन प्लेटफॉर्म रहा होगा, वह अब लोगों से भरा हुआ था। अध्याय 190, घेराव। बूम! अंधेरी रात के नीचे आसमान अचानक फटा। एक चांदी की बिजली तूफान के बादलों के बीच गड़गड़ाहट के साथ अंधेरे को चीरती हुई गुजरी। भारी बारिश बरसने लगी। रेन टाउन के फ्रेट प्लेटफॉर्म पर एक विशाल काली बख्तरबंद ट्रेन खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर एक भयानक दृश्य सामने आया। अनगिनत आकृतियां कहीं से भी प्रकट हो गई थीं। पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान, सभी बारिश में अचल खड़े थे। उनकी आंखें ट्रेन पर टिकी हुई थीं। इस दृश्य ने ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। ये लोग लगभग सामान्य इंसानों के समान दिखते थे, लेकिन उनके द्वारा उत्सर्जित मौत की ठंडी आभा अस्पष्ट थी। उनकी त्वचा पर अप्राकृतिक झुर्रियां थीं, कुछ इतनी कसकर खींची हुई थीं कि नीचे अजीब उभार दिखाई दे रहे थे। फिर एक साथ इन लोगों ने अपनी निगाहें अनंत ट्रेन पर टिका दीं और धीरे धीरे मुस्कुराए, भद्दे अप्राकृतिक मुस्कान। अनंत ट्रेन के अंदर यात्रियों ने असहज नजरें बदलीं। हवा भारी, दम घोंटने वाली महसूस हुई। बारिश ट्रेन के कवच प्लेटों पर गिर रही थी, जिससे एक परेशान करने वाली लय बन रही थी। राघव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। चुपचाप उसने दूसरों को इशारा किया। किनकी, पूनम, सुमी, वे तुरंत उसका इरादा समझ गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में भींच लिया। उसी क्षण बाहर की अचल आकृतियों ने अचानक अपने मुंह चौड़े खोल दिए। उनके प्रतीत होने वाले इंसानी चेहरों के नीचे रेजर शार्प दांतों से भरे खुले मुंह थे और उनके गले की गहराई से अनगिनत लाल टेंडल बाहर निकल रहे थे। जाओ! राघव ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया। वरूम! ट्रेन हिंसक रूप से कांप उठी जैसे ही मैकेनिकल हॉट सक्रिय हुआ। परमाणु संचालित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गुनगुना उठा और गैस टर्बाइन लोकोमोटिव दहाड़ उठा।
वो ट्रेन आगे बढ़ गई। अपने हथियार पकड़ो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, राघव ने आदेश दिया। किनकी ने सबसे पहले हमला किया। अपने चांदी के दांत भींचते हुए उसने अपनी क्षमता को उजागर किया और एक शक्तिशाली विस्फोट आगे भेजा। बूम! एक विशाल शॉकवेव फट गया, जिससे मूसलाधार बारिश में तुरंत एक वैक्यूम जोन बन गया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आकृतियां विस्फोट से उड़ गईं, हर दिशा में बिखर गईं। समय बर्बाद किए बिना सुमी ने एक समूह को पीछे के कैरेजों की ओर ले गई, जबकि राज और रजिता ने अपनी बंदूकें पकड़ी और क्रमशः कार 2 और कार 5 की ओर दौड़े। धड़ धड़ धड़। इससे पहले कि ट्रेन गति पकड़ पाती, बहरूपियों का एक झुंड अंधेरे से बाहर निकला, अमानवीय गति से ट्रेन की ओर दौड़ रहा था। उनके मुंह रेंगते हुए टैंडल से भरे हुए थे, जो कवच की प्लेटिंग से चिपक गए क्योंकि रेजर शार्प पंजे धातु को फाड़ने लगे। एक भद्दे रूप से फूला हुआ बहरूपिया जिसकी त्वचा घुल रही थी, धीरे धीरे कार 3 की छत पर चढ़ गया। उसकी क्षय होती त्वचा से अनगिनत लाल परजीवी तरल रात की तरह रिसने लगे, ट्रेन के बाहरी कवच के अंतराल में रेंगते हुए अपना रास्ता अंदर की ओर बनाते हुए। सौभाग्य से कार 3 और 4 कोर 3 जैविक विज्ञान अनुसंधान कैरेज थे, जो उच्च श्रेणी के हवाबंद सामग्री से निर्मित थे। यात्री कारों के विपरीत कोई खुला अंतराल नहीं था, जिससे परजीवियों को घुसपैठ करने से रोका गया। लाल कीड़े अंदर घुसने में असमर्थ बाहरी धातु की प्लेटिंग को गुस्से से चबाने लगे, जिससे एक घिनौनी खुरचने की आवाज आई। अंदर रिया ने ऊपर की अराजकता को सुना। उसकी निगाह हेल्स ब्लैक क्राइसेंथम पर पड़ी, उसकी लाल चमक तेज हो रही थी। उसकी अभिव्यक्ति झिलमिला उठी, वह गहरे विचार में थी। अनंत ट्रेन फ्रेट प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई, लेकिन बहरूपीय ट्रेन के बाहरी हिस्से से चिपके रहे। इस बीच ड्राइवर के केबिन में पूनम की अभिव्यक्ति गंभीर थी। राघव, रात का समय है। अगर हम चलते रहे तो क्या ये? मुझे पता है। राघव की आवाज़ भारी थी। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि हमारी ब्लड स्कोर्च फ्लोरा ने उनका ध्यान खींचा होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आगे भयानक संस्थाएं अंधेरे में छिपी हुई थीं। पीछे बहरूपीय लगातार उनका पीछा कर रहे थे, और शहर में वापस वह लालटेन फूल वाला प्राणी निस्संदेह एक उच्च स्तरीय खतरा था। राघव के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अभी अभी बहरूपियों का आक्रमण भयानक रहा था। उसने वास्तव में सोचा था कि किनकी एक पल के लिए मरने वाली है। संकोच करने का समय नहीं है, केवल एक ही विकल्प बचा है, चलते रहना। बूम! ट्रेन के पिछले हिस्से में किनकी पीली और थकी हुई कार 3 की ओर भागी। एक अंतिम प्रयास के साथ उसने छत पर एक शॉकवेव विस्फोट किया। सूश! लाल परजीवी तुरंत उड़ गए। फूला हुआ बहरूपिया उसका घुला हुआ मांस छीलते हुए एक सफ़ेद सड़ा हुआ तरल में फट गया, जो बारिश से भीगे पटरियों पर बिखर गया। उसका कंकाल का अवशेष ट्रेन से नीचे गिर गया। धन्यवाद। रिया ने उसे सिर हिलाया। किनकी ने हाँफते हुए सांस ली, एक हाथ लापरवाही से हिलाया इससे पहले कि वह मुड़ी और ड्राइवर के केबिन की ओर भागी। वह रासायनिक संयंत्र की लड़ाई से पूरी तरह से निचोड़ गई थी, और सिनेमा में पिछली लड़ाई ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। लेकिन अब जैसे ही ट्रेन अंधेरी रात में उतर गई, उसके पास कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं थी। वह मुश्किल से पिछली रात बच पाई थी, आज रात और भी बुरा हो सकता है। BZT किनकी ने 2 बहरूपियों को ट्रेन के सामने से धकेलने के लिए मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया, उन्हें पटरियों पर पटक दिया जहां ट्रेन के पहियों ने उन्हें कुचल दिया। राघव, अगर हम चलते रहे तो हम और भी अधिक राक्षसों को आकर्षित करने जा रहे हैं। किनकी हाँफते हुए चिल्लाए। मुझे पता है। राघव ने किनकी का पीला चेहरा देखने के लिए मुड़ा। मैंने हथियार स्टेशन को एक पूरे दौर के गोला बारूद से भर दिया है। अगर हम गिर जाते हैं तो रास्ता बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करो। किनकी को एहसास हुआ, ठीक है, मैं लगभग भूल ही गई थी। मैं अब इसे सेट करने जाती हूँ। ड्राइवर के केबिन में पूनम आगे की खाई में घूर रही थी। 10 मिनट में हम मुख्य ट्रैक पर मिल जाएंगे, लेकिन एक बार जब हम इस शहर की सीमा से बाहर निकल जाएंगे तो क्या वे अभी भी हमारा पीछा करेंगे? अगर ये शहर वास्तव में उस लालटेन प्राणी का क्षेत्र है तो वे हमारा पीछा करना बंद कर सकते हैं। राघव रुका, लेकिन ये अंधेरी संस्थाएं सामान्य तर्क का पालन नहीं करती हैं। अभी हमारी ब्लड स्कोर्च फ्लोरा स्पष्ट रूप से इन बहरूपिया परजीवियों को हमारी ओर खींच रही है, इसलिए हमें सबसे बुरे परिदृश्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है। पूनम ने त्योरी चढ़ाई। जो तुम कह रहे हो, रासायनिक संयंत्र में प्राणी, क्या वह उनकी मां हो सकती है? बिल्कुल। किनकी ने अपनी छाती को जकड़ लिया, अभी भी अपनी सांस पकड़ रही थी। मिस पूनम, आपने नहीं देखा, वह फैक्ट्री पूल छिलके वाले शवों से भरा था। ये भयानक था। राघव ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर वह चीज़ इन मांस हड्डी प्राणियों को नियंत्रित कर सकती है और उन्हें हमारे पीछे भेज सकती है,
तो यह अत्यधिक संभावना है कि इस शहर में सभी बहरूपे उससे जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है यह मात्र निकाय है। बूम! ट्रेन अचानक हिंसक रूप से हिल उठी, जैसे कि किसी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। क्रूर जड़ता ने लगभग उन तीनों को फर्श पर पटक दिया। किनकी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उन्हें नियंत्रण पैनल से टकराने से पहले स्थिर करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग किया। पीछे क्या हो रहा है? राघव ने रेडियो में चिल्लाया। भाई राघव, एक सांप है। रजिता की घबराई हुई आवाज गूंजी। बूम! इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, हेडलाइट्स ने एक राक्षसी काली छाया को रोशन किया जो जंगल से गुजर रही थी और अंधेरे में गायब हो रही थी। एक मोटी, बैरल के आकार का प्राणी। क्या यह एक टेंटिकल था? एक सांप? उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह कितना लंबा था। क्या हम पहले ही शहर की सीमा से बाहर निकल चुके हैं? किनकी चिल्लाए। गोलीबारी शुरू हो गई। घाटियों में चीखें भर गईं। बहरूपीय अभी भी ट्रेन से चिपके हुए थे, लगातार हमला कर रहे थे। लानत है, पूरी गति से आगे बढ़ो, राघव गुर्राया। लेकिन इससे पहले कि वह तेजी लाता, रिया आगे बढ़ी, दीवार को पकड़कर। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। राघव, मैं दृढ़ता से सुझाव देती हूं कि हम अभी रुक जाएं, अन्यथा हम सीधे अपनी मौत की ओर बढ़ रहे होंगे।